छंद लोक में आप सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करने, लिखने और समझने में जब भ्रम होता है तो कविता में अक्सर दोष आ जाता है, क्योंकि अनुनासिक और अनुस्वार के प्रयोग से मात्रा भार पर जो प्रभाव पड़ता है वो भिन्न भिन्न होता है, और उस प्रभाव को हम अगर सही ढंग से नहीं समझते हैं तो कविता में हमसे चूक हो जाती है। तो आइए हम पहले अनुस्वार और अनुनासिक को समझें, क्या है इनका प्रयोग, कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, और फिर हम देखें कविता पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुनासिक और अनुस्वार ये लिखे कैसे जाते हैं। अब बिना बोर्ड के आपको समझना है। तो अनुनासिक को लिखने के लिए एक चंद्र लगाया जाता है, चंद्र बनाया जाता है और उसके ऊपर एक बिंदु लगाया जाता है, तो उसका नाम हो जाता है चंद्र बिंदु। चंद्र का मतलब पूर्णिमा का चंद्र नहीं है, द्वितीया का चंद्र है, ऊपर से खुला हुआ, यूं समझ लो ऊपर की ओर खुला हुआ अर्धवृत्त, अर्धवृत्त से कुछ कम, और उसके ऊपर एक बिंदु रख दिया तो ये हो जाता है चंद्र बिंदु। और यह अनुनासिक को व्यक्त करता है। अनुस्वार कैसे बनाया जाता है? केवल बिंदु लगा करके, चंद्र न लगाएं, केवल बिंदु लगाएं तो वो अनुस्वार हो जाता है। अब ये तो बात है लिखने की। उच्चारण करने में जब हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं तो नाक के साथ कंठ का भी योग हो जाता है। दोनों के योग से अनुनासिक की उत्पत्ति होती है। और जब केवल हम नाक का प्रयोग करते हैं, यानी उच्चारण में जो भी स्वर आ रहा होता है, आ ई उ ए ओ, तो उस स्वर में जब हम नासिका के प्रभाव को, नाक के प्रभाव को मिला देते हैं तो वो अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से होता है, स्वर के साथ केवल नाक मिलाई जाती है। और अनुनासिक के प्रयोग में स्वर के साथ में नाक और गला दोनों का प्रयोग होता है। उदाहरण देखें, एक हम बहुत ही प्रचलित उदाहरण ले रहे हैं जिसकी कविता में बहुत आवश्यकता पड़ती है और प्रयोग होता है। रंग और रंग दोनों का अर्थ एक ही है। शुद्ध शब्द रंग है, लेकिन कविता में और देशज भाषाओं में, देशज बोलियों में इसको रंग भी कहा जाता है। तो जब हम रंग कहेंगे, रंग, तो रा के उच्चारण में केवल नासिका का योग होगा, रंग रंग। और जब रंग कहेंगे, रंग रंग, तो नासिका के साथ में कंठ का भी योग हो जाएगा। अगर हम इसको किसी गुरु वर्ण पे प्रयोग करके देखें तो जैसे पाँव, तो पाँ बोलें
तो पा बोलने में नासिका का भी योग होता है और कंठ का भी योग होता है। अगर पंच बोलें तो पा के साथ में केवल नासिका का योग होता है, तो पंच हो जाता है। ये तो बोलने के ढंग पे है। रंग रंग, संग संग, ऐसे बहुत से शब्द हैं, हम और भी अभी चर्चा करेंगे। तो अनुनासिक के प्रयोग में नासिका और कंठ दोनों का सम्मेलन होता है और इसको चंद्र बिंदु के द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी चंद्र के ऊपर बिंदु लगा के। और अनुस्वार में केवल नासिका का योग होता है और इसको केवल बिंदु से ही व्यक्त किया जाता है। अब हम देखें कि ये अनुनासिक और अनुस्वार, इनका प्रयोग कब होता है, कहाँ होता है। तो पहले तो अनुस्वार को देखें। अनुस्वार का प्रयोग दो मेल से होता है। पहला प्रयोग हम ये बताएंगे आपको कि जो हमारे अक्षरों में वर्ग हैं, कवर्ग काखा गाघा वां, चवर्ग चाछा जा झाया, टवर्ग टाठा डा ढाणा, तवर्ग ताथा दा धना, पवर्ग पाफा बाभा मां, ये 5 वर्ग हैं। इन वर्गों में जो 5वां अक्षर है उसको हम बोलते हैं पंचमा अक्षर। तो काखा गागा में वहाँ है पंचमा अक्षर, और चवर्ग चाछा जाझा यहाँ, इसमें पंचमाक्षर क्या है, यहाँ। टाठा डाढ़ाणा टवर्ग है और इसका पंचमाक्षर है णा। तवर्ग में ताथा दाधा ना पंचमाक्षर है ना। पाफा बाभा माँ पंचमाक्षर है माँ। तो ये पंचमाक्षर जब किसी दूसरे अक्षर के बाद आते हैं और इनका अर्ध उच्चारण होता है तो उस अर्ध उच्चारण को हम अनुस्वार से व्यक्त करते हैं। उदाहरण से बात और अच्छी समझ में आएगी। जैसे पंक है, पंक, तो पा के आगे का है और पा के ऊपर अनुस्वार है। तो पा के ऊपर जो अनुस्वार है वो किस पंचमाक्षर को व्यक्त करता है, इसका निर्णय अगले अक्षर से होगा। वो अगला अक्षर क्या है, का। का किस वर्ग का है, कवर्ग का है। कवर्ग का पंचमाक्षर क्या है, काका गाघा वां। तो इसका अर्थ निकला कि पंक में जो पा के ऊपर बिंदी रखी है, जो अनुस्वार है, वो वास्तव में काखा गाघा वां इस वर्ग के वां को व्यक्त कर रहा है, पंचमाक्षर वां को व्यक्त करता है। इसी प्रकार अगर अनुस्वार के बाद में क ख ग घ कवर्ग का कोई भी अक्षर आता है तो उसके पहले का जो अनुस्वार है वो इसी के पंचमाक्षर वां को व्यक्त करेगा। अब ये बात सारे वर्गों पे लागू कर दीजिए, सब में समझ में आ जाएगा कि चा छा जा झा, इनके ऊपर अगर बिंदी रखी है, अनुस्वार है, तो वो चवर के पंचमाक्षर यहाँ को व्यक्त करेगा, चाछा जाझा यहाँ। उदाहरण के लिए पंचमाक्षर का पंच ही ले लीजिए, पंच। तो पंच लिखने के लिए पा के ऊपर बिंदी लगाएंगे, आगे चा लगाएंगे। तो पा के ऊपर की जो बिंदी है वो आगे के चा
के वर्ग से निर्धारित होगी कि वो किस पंचमाक्षर को व्यक्त करती है। तो पंच में अनुस्वार के बाद में चा आया है। चा है चवर्ग का, और चवर्ग का पंचमाक्षर है या। तो पंच में जो बिंदी है पा के ऊपर, वो या को व्यक्त करती है, अर्थात चाशा जाजा यहाँ वाले या को व्यक्त करती है। ऐसे ही टवर्ग में देखें, जैसे एक शब्द ले रहे हैं पंडा, तो पंडा में पा के ऊपर जो अनुस्वार आया है वो किस पंचमाक्षर को व्यक्त करेगा? आगे जो डा आया है वो जिस वर्ग का होगा उस वर्ग के पंचमाक्षर को व्यक्त करेगा। तो डा किस वर्ग में आता है? टा ठा डा ढा णा, इस टवर्ग में आता है। तो टवर्ग का जो पंचमाक्षर णा है उसको ये व्यक्त करेगा। तो पंडा को जो लिखेंगे तो पा के ऊपर बिंदी भी लगा सकते हैं और पा के आगे आधा णा भी बना सकते हैं। ऐसे ही पंच को लिखेंगे तो पा के ऊपर हम बिंदी भी लगा सकते हैं, आगे आधा यहाँ भी बना सकते हैं। वैसे ही पंक लिखेंगे तो पा के ऊपर एक बिंदी लगा सकते हैं और पा के आगे आधा वहां भी बना सकते हैं। अब तवर्ग में देखें, जैसे पंत है, पंत सुमित्रानंदन पंत, तो पंत में पा के ऊपर जो बिंदी है, अनुस्वार है, वो किस पंचमाक्षर को व्यक्त करेगा? पंक के बाद में जो वर्ण आया है वो निर्धारित करेगा। वो क्या है? ता। ता है तवर्ग से, और तवर्ग का पंचमाक्षर क्या है? ता था दाधा ना, तो ये ना को व्यक्त करेगा। तो पंत में जो अनुस्वार है, बिंदु है, वो आधे ना को व्यक्त करता है। पंत हम आधा ना बनाएं या ऊपर पाके बिंदी लगा दें, एक ही बात है। इसके बाद बचता है पवर्ग। तो पवर्ग में जैसे हमने ले लिया एक शब्द चंपा, चंपा, तो चा के ऊपर जो बिंदी है, अनुस्वार है, उसके बाद पा आया है। पा पवर्ग से है, तो पवर्ग का पंचमाक्षर क्या हुआ? पा फा बा भा मा। तो चंपा में जो चा के ऊपर बिंदी है वो पवर्ग के पंचमाक्षर अर्थात माँ को, पा फा बा भा मा, माँ को व्यक्त करेगा। तो इस बिंदी की जगह जब अर्धाक्षर लगाएंगे तो चा के बाद आधा माँ बनाएंगे, चंपा। चाहे चा के बाद आधा माँ बनाए और चाहे चा के ऊपर बिंदी लगाए। हिंदी भाषा विभाग ने कठिनाई और सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये पाया कि ये अर्धाक्षर, 5 जो पंचमाक्षर है, उसको आधा करके लिखने में बहुत कठिनाई होती है। उससे बचने के लिए उन्होंने ये व्यवस्था की कि इसकी जगह बिंदी का प्रयोग, बिंदु का प्रयोग करना अधिक उचित है। ये सुविधाजनक हो गया, लेकिन ये वर्जित नहीं है, सुविधाजनक है, और इसी सुविधा को भाषा विभाग ने स्वीकार कर लिया है। तो जब कहीं भी बिंदी लगी हो, अर्थात अनुस्वार लगा हो, तो आप देखें उसके बाद कौन अक्षर आता है। वो अक्षर अगर कवर का है तो काखा गाघा वहाँ, ये वाला वहाँ आधा प्रयोग होगा, और अगर अनुस्वार के बाद में चाछा जाझा में से कोई अक्षर आता है तो इसका पंचमाक्षर चाछा जाझा वहाँ आधा वहाँ प्रयोग होगा। अगर अनुस्वार के बाद में टवर्ग का कोई अक्षर आता है तो आधा णा प्रयोग होगा।
अगर अनुस्वार के बाद में तवर्ग का कोई अक्षर आता है तो आधा ना प्रयोग होगा। अगर अनुस्वार के बाद में पवर्ग का कोई अक्षर आता है तो आधा मां प्रयोग होगा अनुस्वार के स्थान पर। अब कहीं कहीं ऐसा है कि विकल्प नहीं है। यहां तो विकल्प है, हम चाहें तो पंचमाक्षर आधा लगाएं, चाहे हम बिंदु लगाएं। किसी वर्ण के ऊपर हम बिंदु लगा दें तो भी अनुनासिक हो गया, और बिंदु न लगा करके उसके आगे उचित पंचमाक्षर लिख दें आधा तो वो भी शुद्ध हो गया। लेकिन कुछ ऐसे स्थल हैं जहां पर ये छूट नहीं है, वहां पर आपको बिंदु ही लगाना होगा। वो कहां पर है? जब अनुस्वार के बाद में या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, या उसको खा कह सकते हैं, यारा, लावा, शा, खा, सा, हा, इन अक्षरों में से कोई भी अक्षर आता है किसके बाद? अनुस्वार के बाद, तो अनुस्वार के चिन्ह बिंदु की जगह पर कोई अर्धाक्षर प्रयोग नहीं होगा, कोई भी अर्धाक्षर नहीं प्रयोग होगा। जैसे संयम, सा के ऊपर बिंदी लगाई, आगे यम लिखा, तो इस बिंदी के बाद कौन सा वर्ण आया है, कौन अक्षर आया है? या। अनुस्वार के बाद यदि या आया है तो यह अनुस्वार अनुस्वार ही रहेगा, इसकी जगह कोई भी अर्ध अक्षर नहीं प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही रा देखें, जैसे संरक्षण, संरक्षण में सा के ऊपर जो बिंदु आया है उसकी जगह कोई अर्धाक्षर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके बाद रा आया है, यारा, लावा, शाखा, साहा में से ही है रा। अब ला का उदाहरण देखें, संलयन, संलयन में सा के ऊपर जो बिंदी रखी है, जो अनुस्वार है, उसके बाद ला आया है, तो वो भी यारा, लावा, शाखा, साहा में से है, तो बिंदु का बिंदु ही रहेगा, उसका कोई अर्धाक्षर नहीं होगा। वा का उदाहरण देखें, संवरण, संवरण में वा से पहले जो अनुस्वार है वो बिंदु रूप में ही रहेगा। शा का उदाहरण देखें, वंश, वंश में शा के पहले जो अनुस्वार आया है वो अनुस्वार ही रहेगा, बिंदु ही रहेगा, अर्धाक्षर नहीं होगा। कंस, अब कोई कहे हम का के बाद आधा ना लगा दें, कंस लिख दें, बिल्कुल अशुद्ध है। सा से पहले जो अनुस्वार आया है वो बिंदु ही रहेगा। और क्या बचा? हा। तो हा के लिए ब्रह्मा, नहीं 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 नहीं, वो तो ब्रह्मा है। चलिए, हा के लिए कोई मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, संहिता, एक शब्द आ गया दिमाग में, संहिता। संहिता जो लिखा जाता है तो सा के ऊपर बिंदी है, उसके बाद हा है, तो यह बिंदी अर्थात अनुस्वार बिंदु रूप में ही रहेगा, इसका अर्धाक्षर नहीं। चलिए, इस तरीके से काफ़ी शब्द याद आ गए। तो या, रा, ला, वा, शा, खा, सा, हा, इन अक्षरों से पहले अगर अनुस्वार आता है तो वो अनुस्वार ही रहेगा, उसका अर्धाक्षर नहीं होगा। कोई भी हम पंचमाक्षर का अर्ध यहां प्रयोग करना चाहें तो हम नहीं कर सकते।
अब ये तो मैंने वो बताया जहां अनुनासिक अनिवार्य हो गया। पहले मैंने क्या बताया, अनुनासिक लगाइए अथवा उसी वर्ग के पंचमाक्षर का आधा लगा दीजिए, उसी वर्ग का आधा पंचमाक्षर लगा दीजिए, छूट। दूसरा मैंने बताया जहां आधा पंचमाक्षर नहीं लग सकता है, बिंदु ही लगेगा। और तीसरा हम बता रहे हैं जहां पर न कोई छूट है और न कोई बिंदु ही लग सकता है, अर्धाक्षर का ही प्रयोग होगा, वहां पर बिंदु नहीं काम आएगा। वो कौन से स्थल हैं? वो ऐसे स्थल हैं जहां पर पंचमाक्षर एक के बाद एक आते हैं, लगातार दो आते हैं। जैसे सम्मान सम्मान में सा के बाद एक मां आया, उसके बाद फिर मां आ गया। तो पहले वाले जो सा के बाद आधा मां आएगा और फिर पूरा मां न। तो सा के बाद जो मां आया है, इसकी जगह कोई कहे कि सा के ऊपर हम बिंदी लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे, बिल्कुल अशुद्ध होगा, आप नहीं लगा सकते। क्यों? यहां मां मां पंचमाक्षर दो बार आ गया। ऐसे ही मतलब पंचमाक्षर का मतलब ये नहीं वही पंचमाक्षर दो बार आए, कोई भी पंचमाक्षर हो, चाहे पहला पंचमाक्षर कुछ और हो, दूसरा पंचमाक्षर कोई और हो। जैसे जन्म, जन्म में जा के बाद एक पंचमाक्षर है न, आधा न आया, और उसके बाद दूसरा पंचमाक्षर है मां, तो दो पंचमाक्षर हैं, एक है ना और दूसरा है मां, जन्म। अब इस ना को आप बिंदी में नहीं बदल सकते, जा के ऊपर बिंदी नहीं लगाएंगे, इसको सदैव आधा ना ही लिखेंगे। और उदाहरण देखिए ऐसे ही सम्मुख दो मां है, जैसा हमने सम्मान में बताया, कोई नई बात नहीं है। सम्मुख में आधे मां को हम बिंदी में नहीं बदल सकते, बिंदु में नहीं बदल सकते, उसको आधे मां ही रखेंगे। सन्मार्ग ना के बाद मां आया है, तो दोनों पंचमाक्षर है, ना भी पंचमाक्षर है, मां भी पंचमाक्षर है, तो इस आधे ना को हम बिंदु में नहीं बदल सकते। अब इसका उल्टा देखें, निम्न, मां पहले आया, ना बाद में हो गया, तो निम्न में जो मां आधा है उसकी जगह हम बिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते कि नि के ऊपर बिंदी लगा दें और निम्न लिख दें, नहीं हो सकता। तीन बातें बताई। एक तो ये कि अगर अनुस्वार के बाद में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, इनमें से कोई अक्षर है तो इनका आधा पंचमाक्षर हम अनुस्वार की जगह लगा सकते हैं, और चाहें तो न लगाएं, उसकी जगह हम अनुस्वार का बिंदु लगा सकते हैं, छूट है दोनों की। अथवा सुविधा के लिए हमने मान लिया है कि बिंदी लगा लें। दूसरी बात बताइए कि या, रा, ला, वा, शाखा, साहा, ये अगर अनुस्वार के बाद आते हैं तो आप अनुस्वार की जगह पर कोई भी अर्धाक्षर प्रयोग नहीं कर सकते, अर्ध पंचमाक्षर प्रयोग नहीं कर सकते। तीसरी बात क्या बताइए कि अगर दो पंचमाक्षर लगातार आते हैं तो आप अनुस्वार की जगह बिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते, वहां पर अर्धाक्षर ही प्रयोग होगा, जो भी पंचमाक्षर हो। और अनुनासिक क्या है? अनुनासिक चंद्र बिंदु है। जैसे रंग बताया हमने, पांव बताया, पांव, गांव, हम गांव लिख रहे हैं तो गा के ऊपर चंद्र लगाएंगे और बिंदु लगाएंगे, आगे वा लिखेंगे, तब ये गांव हो जाएगा। कोई खास बात नहीं है। अब खास बात तब पैदा होगी जब हम ई, ए, ऐ, ओ, औ इनकी मात्राओं के ऊपर अनुनासिक लगाएंगे, चंद्रबिंदु लगाएंगे।
तो हमको कठिनाई होगी, क्योंकि ई ए ओ इनकी जो मात्राएं लगती हैं उसमें शिरोरेखा जो होती है, शिरोरेखा कहते हैं जो लिखते समय ऊपर की जो रेखा मिलाई जाती है हिंदी में, उसको शिरोरेखा कहते हैं। तो शिरोरेखा के ऊपर जब मात्रा निकल जाती है, छोटी की मात्रा लगाइए तो शिरोरेखा के ऊपर निकल जाएगी, डंडा लगेगा और फिर उसी का विस्तार ऊपर हो जाएगा। बड़ी में भी ये डंडा लगेगा, ऊपर विस्तार हो जाएगा। ए में डंडा लगेगा, ऊपर विस्तार हो जाएगा। नहीं, क्षमा करें, इसमें नीचे डंडा नहीं लगेगा, ऊपर ही ए की मात्रा होगी, आई की मात्रा ऊपर ही होगी। ओ की मात्रा में डंडा लगेगा, ऊपर विस्तार हो जाएगा। औ में ऊपर विस्तार हो जाएगा, दोहरा विस्तार हो जाएगा। तो जिन मात्राओं में शिरोरेखा के ऊपर कोई भाग निकल जाता है, मात्रा का हिस्सा शिरोरेखा के ऊपर निकल जाता है, उनमें हम चंद्र बिंदु नहीं लगाते, वहां केवल बिंदु लगाते हैं और बिंदु को ही चंद्र बिंदु मान लेते हैं। जैसे हमने नहीं लिखा तो नहीं में ही के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, बिंदु लगाएंगे और उसको उच्चारण वही होगा जो चंद्र बिंदु का होता है। नहीं, नहीं, नासिका और गला दोनों से मिला के नहीं। इसी प्रकार से छींक, छींक में बड़ी की मात्रा है और शिरोरेखा के ऊपर निकल गई है, तो वहां चंद्र बिंदु के स्थान पर हम बिंदु लगाएंगे। रहेगा वो अनुनासिक ही, लेकिन अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु के बजाय बिंदु से प्रदर्शित करेंगे। तो उस बिंदु को हम अनुस्वार नहीं मानेंगे। चिन्ह तो अनुस्वार का है, लेकिन मानेंगे नहीं। मानेंगे क्या? अनुनासिक मानेंगे। शिरोरेखा के ऊपर अगर मात्रा निकल गई है तो, जैसे पेंच, पेंचकस, जीत निश्चित थी, लेकिन क्या बताएं, थोड़ा पेंच फंस गया। तो पेंच जो है, पे के ऊपर चंद्र बिंदु न लगा के बिंदु लगाएंगे, क्योंकि ए की जो मात्रा है वो शिरोरेखा के ऊपर है। ऐसे ही कविता में जो बहुत जरूरत पड़ती है, समझाएं, समझाएं, या में ए की पाई अगर लगी है, या में ए की पाई, तो अनुनासिक को व्यक्त करने के लिए चंद्र बिंदु नहीं, बिंदु ही लगेगा। और पाए, पाए में भी वही बात है, या में ए की पाई है। अब ये की मात्रा जो है, या में ए की मात्रा, वो शिरोरेखा के ऊपर है, इसलिए चंद्र बिंदु की जगह वहां बिंदु लगेगा और होगा वो अनुनासिक ही। चिन्ह अनुस्वार का और उसका अर्थ जो है वो अनुनासिक होगा। चोंच, ओ का उदाहरण देख लीजिए। चोंच लिखेंगे तो चा में ओ की पाई लगाएंगे, ओ की पाई में शिरोरेखा के ऊपर निकल जाती है, तो हम चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, बिंदु लगा देंगे और मानेंगे उसको हम अनुनासिक से। जोंक, उसमें भी वही बात हो गई, शिरोरेखा ऊपर निकल गया है, तो जब हमारी मात्रा शिरोरेखा के ऊपर निकल जाएगी तो हम चंद्र बिंदु न लगा करके बिंदु ही लगाएंगे, लेकिन उसको पढ़ेंगे अनुनासिक ही, अनुस्वार नहीं पढ़ेंगे। इस प्रकार से अनुस्वार और अनुनासिक का अंतर बहुत कुछ स्पष्ट आ गया होगा। अब कविता में इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी लोग अनुचित स्थान पे बिंदु लगा देते हैं और उच्चारण उसका अनुनासिक करते हैं, तो वो क्षम्य नहीं है। जहां पर हम अनुनासिक का प्रयोग करें और मात्रा शिरोरेखा के ऊपर न निकली हो, वहां चंद्र बिंदु ही प्रयोग होगा। इसके लिए एक हम दोहा सुनाने जा रहे हैं, जो हमने केवल समझाने के लिए रचा है,
कि बात समझ में आ जाए। सुनिएगा। श्याम रंग में रंग गई राधा सखियों संग, श्याम रंग में रंग गई राधा सखियों संग, संग संग उद्धव का हुआ ब्रह्म ज्ञान मद भंग, संग संग उद्धव का हुआ ब्रह्म ज्ञान मद भंग। अब इसमें आप ध्यान दें कि श्याम रंग में रंग गई, दो बार रंग का प्रयोग हुआ, एक बार रंग है और एक बार रंग है। तो श्याम रंग जब लिखेंगे तो रा के ऊपर बिंदी लगाएंगे, ये अनुस्वार होगा, श्याम रंग। फिर में भी चंद्रबिंदु है, माँ में एक ही पाई लगाइए, उसके ऊपर चंद्रबिंदु होना चाहिए, लेकिन चूंकि यह पाई शिरोरेखा के ऊपर निकल जाती है, इसलिए यहाँ चंद्रबिंदु न लगा करके केवल बिंदु लगेगा। तो में जो बिंदु लगा है यह वास्तव में चंद्र बिंदु का कार्य कर रहा है और यह अनुनासिक है, यानी अनुनासिक के स्थान पर यहां हमने बिंदु का प्रयोग किया है। श्याम रंग में रंग गई, अब फिर रंग आया, श्याम रंग रा के ऊपर बिंदी लगाई, में रंग, अब रंग लिखना है तो रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे, तब वो रंग होगा। ये कविता में होता है, गद्य में इसकी आवश्यकता प्राय नहीं पड़ती, ये केवल कविता की बातें। श्याम रंग में रंग गई, तो पहले रंग में आप बिंदी लगाएंगे रंग, और दूसरे रंग में चंद्र बिंदु लगाएंगे तो रंग हो जाएगा। श्याम रंग में रंग गई। अब दूसरे में अगर रंग को आपने ऐसे लिखा कि रा के ऊपर बिंदी लगा दी तो वो रंग हो जाएगा, अर्थ कहाँ जाएगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन मात्रा भार उसका बदल जाएगा। तो रा के ऊपर जब बिंदी लगेगी तो मात्रा भार बढ़ जाएगा। अब मैं आ रहा हूं कविता पे। रा के ऊपर जब बिंदी लग गई, अनुस्वार लग गया, श्याम रंग, तो मात्रा भार रा का बढ़ गया, लघु से गुरु हो गया। रंग का मात्रा भार 2-1 होगा। यहां हम गाल नहीं बताएंगे, 2-1 बताएंगे, क्योंकि यहाँ मात्रा भार समझाने में अंक अच्छे होते हैं, और जहां लय को साधना होता है वहां लगावली अच्छे होते हैं। तो रंग का मात्रा भार है 2-1 और रंग का मात्रा भार है 1-1, कुल मिला के 2, और रंग में 2-1, कुल मिला के 3। तो आपने देखा कि रंग में अनुस्वार लगा तो मात्रा भार रा का बढ़ गया, रंग में रा पर अनुनासिक लगा तो मात्रा भार नहीं बढ़ा। अर्थ निकला कि जहां जहां अनुनासिक लगेगा वहां मात्रा भार ज्यों का त्यों रहेगा, जहां अनुस्वार लगेगा वहां मात्रा भार बढ़ जाएगा। अब यहां ये भी जान लें कि अनुस्वार जब गुरु पे लगेगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जब लघु पर लगेगा तो उसका मात्रा भार बढ़ करके गुरु हो जाएगा। श्याम रंग में रंग गई राधा सखियों संग, और सखियों या में ओ की पाई है जो शिरोरेखा के ऊपर निकल गई है, इसलिए सखियों में चंद्र बिंदु लगना चाहिए, लेकिन बिंदु ही लगाया जाएगा। मात्रा भार सखियों में यो का बढ़ेगा नहीं, यो पर बिंदी लगाएंगे, उच्चारण करेंगे अनुनासिक का, और मात्रा भार वही रहेगा। सखियों 1-1-2, सखियों कुल मिला के 4। राधा सखियों संग, अब संग में सा के ऊपर बिंदी आएगी, यानी ये अनुस्वार हो गया तो मात्रा भार बढ़ गया, संग 2 हो गया और ग 1 हो गया, संग 2-1 3 मात्रा भार हो गया। आगे देखिए, मैंने फिर इसको बदल दिया। श्याम रंग में रंग गई राधा सखियों संग,
संग संग ऊधव का हुआ। संग संग, अब या वो संग था पहले, सखियों संग, अब है संग संग ऊधव। अर्थ वही है संग का, जो संग का था, लेकिन कविता में हम इसको दोनों में प्रयोग कर लेते हैं। तो संग संग ऊधव, साथ साथ ऊधव का हुआ। क्या हुआ वो तो आगे की बात है। क्षमा करें। तो संग संग जब लिखेंगे तो यहां संग में हम मात्रा भार बढ़ा नहीं रहे, स ग, सग का जो भार है वही संग का है, तो हम सा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे, अर्थात अनुनासिक का प्रयोग करेंगे। संग संग, तो सा के ऊपर जब हमने अनुस्वार का प्रयोग किया तो संग हो गया, भार 2-1 हो गया। और जब सा के ऊपर हमने चंद्र बिंदु अर्थात अनुनासिक का प्रयोग किया तो संग अर्थात मात्रा भार 1-1 हो गया। कुल मिला के तो बढ़ा नहीं। संग संग ऊधव का हुआ, ब्रह्म ज्ञान मद भंग। ब्रह्म के ज्ञान का मद भंग हो गया। तो अर्थ कोई बहुत विशेष नहीं है दोहे का, न कोई इसमें अलंकार है, न कोई प्रतीकात्मकता है, न कोई व्यंजना है। सामान्य रूप से एक दोहा मैंने रच दिया। अर्थ इसका प्रयोजन ही था कि चंद्र बिंदु और अनुस्वार, चंद्र बिंदु और बिंदु यानी अनुनासिक और अनुस्वार पर्याप्त मात्रा में आ जाएं, जितनी बातें ऊपर समझाए हैं वो सब इसके अंदर समाविष्ट हो जाएं। तो सब तो नहीं हुई लेकिन अधिकतर हो गई। श्याम रंग में रंग गई राधा सखियों संग, संग संग ऊधव का हुआ, ब्रह्म ज्ञान मद भंग। तो जहां पर मात्रा भार नहीं बढ़ता है समझ लें वहां चंद्र बिंदु है, जहां मात्रा भार बढ़ता है वहां समझ लें अनुस्वार है। तो अनुनासिक से मात्रा भार नहीं बढ़ता है, अनुस्वार से मात्रा भार बढ़ता है। यह मोटी बात है, थोड़ा थोड़ा कहीं समझना होगा, बाकी इतने से सारा काम चल जाएगा। जैसे कहते हैं कुछ गुरु होते हैं, सूत्र होते हैं। गुरु यहाँ हम उस अर्थ में नहीं प्रयोग कर रहे हैं गुरु जी, गुरु का अर्थ होता है जो सूत्र होता है, सूत्र। तो ये सूत्र है कि जहां मात्रा भार बढ़े वहां अनुस्वार, और जहां मात्रा भार न बढ़े अनुनासिक। उल्टा कर दीजिए कि जहां अनुनासिक है वहां मात्रा भार नहीं बढ़ेगा, जहां अनुस्वार है वहां मात्रा भार बढ़ जाएगा। अंत में एक बात बता के हम समाप्त करेंगे कि अवधी, भोजपुरी, अनेक देशज भाषाएं हैं, बोलियां हैं। तो देशज भाषाओं में, बोलियों में हम खड़ी बोली के नियमों को ज्यों का त्यों नहीं लगाते हैं। उन भाषाओं की अपनी परंपराएं हैं, अपनी संस्कृति है, अपने संस्कार हैं, अपनी व्याकरण है, उसी के हिसाब से चला जाता है। और उन भाषाओं की व्याकरण कम होती है, परंपरा अधिक होती है। वो परंपरा जैसे बोली जाती है वैसे ही बोली जाएंगे। मैं तुलसीदास की 1-2 चौपाइयाँ पढ़ रहा हूँ, समझिएगा कि वहाँ पर ये जो अनुनासिक है इसका प्रयोग अवधि में बहुत अधिक होता है, और उसको खड़ी बोली के किसी नियम से नहीं हम निगमित कर सकते हैं। वो अपनी अवधि का नियम है, अवधि का चलन है, या अवधि का संस्कार है। हम उसे अवधि की व्याकरण भी कह सकते हैं। तो सुनिए कि ये हूँ कुबेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। कि ये हूँ, अब हा में छोटी उपाई है और ऊपर चंद्र बिंदु है। ये चंद्र बिंदु मात्रा भार में कोई वृद्धि नहीं करता है। कि ये हूँ कुबेश, यहाँ किए हूँ का अर्थ है करने से भी। किए हूँ कुबेश, कुबेश करने से भी साधु जो है वो सम्मानित रहता है, उसके सम्मान में कोई कमी नहीं आती, साधु का सम्मान होता है। जैसे कि जामवंत हैं, हनुमान हैं, तो कोई बानर है, कोई रीछ है, लेकिन फिर भी उनका सम्मान साधुओं जैसा है। तो वेश
खैर वो तो अर्थ की बात है, छोड़िए। तो किए हूं का मतलब है करने से भी, और इसकी जगह अगर चंद्रबिंदु हटा दें, किए हो, किए हो, किए हो माने किए हो कुवेश, तुमने किया है अपने वेश को, कु किया है, कुवेश किया है, खराब वेश को धारण किया है। किए हो माने किया है, और किए हो माने करने पर भी। ऐसे ही करे हो माने करना, अब करे हूं माने मैंने किया है, मैं उसमें छिपा होता है, करे हूं। तो अनुनासिक के प्रयोग से बिल्कुल अर्थ बदल जाता है। तो यहां पर है किए हूं कुवेश, कुवेश करने से भी साधु सम्मानित होता है। किए हूं कुवेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लो कहूँ वेद विदित सब काहू। लो कहूँ, अहू के ऊपर चंद्रबिंद है, लो कहूँ माने लोक में भी। अब ये चंद्रबिंद बहुत अर्थ यहाँ स्पष्ट कर रहा है, जो जिसकी आवश्यकता इन अर्थों में हमें खड़ी बोली में नहीं पड़ती है। तो आगे है एक और चौपाई है, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। कीचहि, कीचहि माने कीच में, और अगर कीचहि में चंद्र बिंदु की जगह बिंदु लगेगा, ही के ऊपर फिर चंद्र बिंदु नहीं, बिंदु लगेगा, कीचहि। क्योंकि हमने बताया शिरोरेखा के ऊपर अगर मात्रा निकल जाएगी तो चंद्र बिंदु की जगह बिंदु लगेगा। अब आप गीता प्रेस की रामायण पढ़िएगा, ये सब बातें देखिएगा ध्यान से। तो कीचहि माने कीच में भी, और कीचहि अगर होता बिंदी न होती तो कीचहि माने कीच भी, फिर कीच में भी नहीं होता, कीच ही, कीचे कीच भी। साधु असाधु सदन सुख सारी, अब अवधि में सारी नहीं कहा जाएगा, सारी, ये अवधि की अपनी परंपरा है, इसकी कोई व्याकरण नहीं है बता सकते। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। सुमिरहि, सुमिरते हैं कौन, साधु जो हैं वो सुख, साधु असाधु सदन, साधु और असाधु के घर में सुख सारी, तोता मैना क्या करते हैं कि साधु के घर में राम को सुमिरते हैं। जो तोता मैना है साधु के घर में राम को सुमिरते हैं। सुमिरहि राम, सुमिरहि का मतलब सुमिरते हैं राम को। और असाधु के घर में वही तोता मैना क्या करते हैं, देहि गनिगारी, गिन गिन के गालियां देते हैं। तो देहि माने देते हैं, और देहि माने देता है। सुमिरहि सुमिरते हैं, और सुमिरहि सुमिरता है। तो इस प्रकार एक बिंदी ने, जो वास्तव में बिंदी नहीं चंद्र बिंदु के स्थान पर प्रयोग किया गया है बिंदु को, वह बिंदु प्रयोग हुआ है अनुनासिक के रूप में, तो वह बिंदु एक वचन को बहुवचन बना देता है। अभी पीछे आपने देखा किए हूं में बहुत सा अर्थ बदल गया। तो इस प्रकार से रामायण की चौपाई या अवधि पद्य को पढ़ते समय उसके जो बिंदु हैं, चंद्र बिंदु हैं, उनको भी बहुत ही सटीकता और शुद्धता से पढ़ना चाहिए। उसी के द्वारा अर्थ स्पष्ट होता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और वहाँ पर ये खड़ी बोली के नियम ज्यों के त्यों नहीं लगते हैं। ये एक इस संदर्भ में बताया कि अक्सर हम लोग जब पद्य की कोई बात चलती है तो हम रामायण से उद्धरण लेते हैं। तो इन विषयों में रामायण के उद्धरण से अनुसार अनुनासिक को समझाना उचित नहीं है। वहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग आवश्यकता से अधिक होता है। आवश्यकता का मतलब खड़ी बोली में जैसी आवश्यकता है उसकी तुलना में बहुत अधिक प्रयोग होता है अवधि में। मित्रों, इसके साथ में आज हमारी अनुस्वार और अनुनासिक की वार्ता समाप्त होती है। संक्षेप में हम एक सूत्र बताते हुए बात को समाप्त करते हैं कि अनुस्वार के प्रयोग से
यानी बिंदु के प्रयोग से मात्रा भार बढ़ेगा। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु या उसकी स्थान पर बिंदु का प्रयोग करने से भी जो अनुनासिक है उसके प्रयोग से मात्रा भार नहीं बढ़ेगा। उल्टा करके भी देख लें, मात्रा भार जब बढ़े तो समझ लें अनुस्वार है, जब मात्रा भार न बढ़े तो समझ लें अनुनासिक है। कुछ अपवादों को छोड़कर शेष 99.9% उदाहरणों में ये छोटा सा सूत्र ही काम आ जाएगा। बाकी बातें जो हैं वो तो आपको और ज़्यादा स्पष्टीकरण देंगी, समझने के लिए अच्छी हैं, लेकिन संकेत रूप में इतना ही पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद।